तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को फटाफट स्पीड में कवर करने की कोशिश हम लोग करेंगे और जो सवाल नीट में आ सकते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, छोटे से लेवल से उठेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको फ्लावर का डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस इज पेडिसल, दिस इज थैलेमस, दिस इज ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गई। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों को मिला के बोलते हैं गाइनोशियम या फिर कार्पेल या फिर पिस्टिल। गाइनोशियम, कार्पेल या पिस्टिल। ठीक, थैलेमस वो पार्ट है जो पूरे फ्लावर को अपने साथ जोड़ता है, अपने ऊपर रखता है। पूरा का पूरा फ्लोरल पार्ट थैलेमस के ऊपर मौजूद होता है। ठीक, इसके अलावा बेसल पार्ट ऑफ ओवरी से निकलता है फिलामेंट। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट। ठीक, और फिलामेंट और एंथर दोनों को मिला के बोलते हैं एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एमआरपी। तो आज एमआरपी का मतलब पता चल गया। एमआरपी लिखी रहती है खाने की चीज़ों पे, तो ये वही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उस पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिखने कोई मतलब है क्या? एमआरपी क्या होता है? किसी भी चीज़ पे एमआरपी लिखी रहती है ना। आप मोबाइल लेने जाते हो उस पर भी एमआरपी लिखी रहती है ना। कुछ बहुत सारा लिखा था इंग्लिश में, उसके साइड में एमआरपी लिखी रहती है। ठीक है, तो एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पे एमआरपी मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, एंथर फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम समझ में आ गया? एंड्रोशियम इज एंड्रो वर्ड मतलब क्या होता है? मेल। एंड्रो वर्ड कहीं भी आए समझ जाना मेल की बात हो रही है। एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रो वर्ड। एंड रो, एंड मतलब आखिर में, रोना किसको है? मेल को, किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, एक मर्द की सिर्फ पैदा होने की खुशियां मनाई जाती हैं, बाकी उसकी सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बीतती है। कभी माता पिता की उम्मीदों पे खरे उतरना भी उसे होता है, कभी अपनी बीवी की उम्मीदों पे खरा उसे उतरना होता है, कभी अपनी बहन के लिए बेहतर वर की तलाश के लिए उम्मीदों पर उसे खरा उतरना होता है। तो मेल जो होता है एक बड़ा ही दुखी प्राणी होता है इस दुनिया का। समझ रहे हो बात? है ना। तो पुरुष की सिर्फ पैदा होने की खुशी बनाई जाती है, बाकी उसका तमाम उम्र दूसरों को खुश करने में बीतता है। 90% पुरुष खाने का ठंडा डब्बा खाते हैं ताकि उनका परिवार गर्म खाना खा सके। ठीक है, दिल की कलम से। रात को वो भी गर्म खा लेता है घर जाके। ठीक है, तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि एंड्रो वर्ड आता है मेल के लिए, गायनो वर्ड आता है फीमेल के लिए। गायनो, गायनिकोलॉजिस्ट, फीमेल स्पेशलिस्ट, है ना, फीमेल स्पेशलिस्ट। ठीक है, ऐसा। तो फीमेल डिजीज़ जो होते हैं, फीमेल को ये जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज़ होते हैं उनको ट्रीट जो डॉक्टर करती है उसको गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं। है ना, एमबीबीएस के बाद एमएस होता है गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में, या फिर डीजीए होता है, डिप्लोमा इन गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक, ये कोर्स करने के बाद आप स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एमबीबीएस के बाद होंगी, और एमबीबीएस से पहले नीट यूजी होगा जो आप देने जा रहे हो 5 मई को। वो फैसला करेगा, है ना, कि आपने क्या किया साल भर बीएचएस सिंह क्लासेस में। ठीक है, अंशु सर ने क्या कैसी केमिस्ट्री पढ़ाई आपको?
मनीष सर ने क्या पढ़ाया बायो में, है ना, विजय सर ने क्या बताया, ठीक है। तो ये है, तो पेडिसल, थैलेमस, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है। ये सब आपको थोड़ा सा पता पहले भी होगा, अभी भी पता चल गया, ठीक है। स्टिग्मा में माँ आ रहा है, माँ फीमेल होती है, पापा को कोई माँ नहीं बोला अपन ने, ठीक है। स्टाइल ज़्यादा कौन मारता है, फीमेल, फीमेल पार्ट। ओवरी किसके पास है, फीमेल के पास। तो गाइनोशियम, कार्पेल, पिस्टल, इनके बारे में जब भी कोई बोले आपके दिमाग में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आना चाहिए, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोवर्ट फीमेल, कार्पेल, कार्पेल का कार पकड़ लो, कार, कार में घूमना किसे पसंद है, फीमेल को। कार में घूमना किसे पसंद है, फीमेल को, समझ गए, ऐसा है ना। क्यों, क्योंकि स्कूटी से स्किन खराब होती है, तो हर फीमेल चाहती है कि कार तो हो सामने वाले के पास, ठीक है? कार, कार पर, ठीक है। मैं थोड़ा लेट हो गया कार लेने में, मैंने अपनी आधी जवानी CT 100 में निकाल दी, लेकिन उससे भी मैंने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखा दिया, ठीक। फिर तीसरा है पिस्टल, अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल, पिस्तौल की आवश्यकता किसे है, फीमेल को। तो इस तरह से याद हो सकता है, ठीक। चलेगी नहीं वो बात अलग है उनसे, क्योंकि जब पिस्तौल चलाते हैं झटका लगता है, जितनी आसानी से दिखा देते हैं फिल्मों में चलाते हुए, ऐसे करते ऐसे करके, है ना, उसमें तो श्रद्धा कपूर भी पिस्तौल चला देती है, लेकिन श्रद्धा कपूर को असली पिस्तौल पकड़ना पकड़ भी नहीं पाएगी वो, इतनी भारी होती है, ठीक है। तो पिस्तौल की आवश्यकता किसे, फीमेल को। कारपेल, कार किसमें घूमना किसे पसंद है, फीमेल को, है ना। कार में अगर आपकी कार में सनरूफ है तो बाहर निकल के ऐसे करना, ऐसे करके फ़ोटो खिंचवाना, ठीक है, बाल खोल के ऐसे खड़े हो जाना, ठीक है। और फिर बैकग्राउंड में स्टेटस लगाना, जैसे अंशु सर आए दिन लगाते रहते हैं, ठीक है। कोई भी फ़ोटो फंसा लो, खड़े हो जाओ और पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा दो, ठीक है। पहले वो पंजाबी बहुत लगा देता, अभी उन्होंने हिंदी में लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कार्पेल, पिस्टल, गाइनोशियम, ये नाम याद होने चाहिए कि कौन सा पार्ट किसका है। तो इस डायग्राम से ये सारे सवाल बनने की संभावना है। दूसरी चीज़ लगे हाथ वो भी समझ लो, इस ओवरी के अंदर क्या है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है, इस ओवरी के अंदर एक ओव्यूल है। क्या मैं इस ओव्यूल को फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकता हूँ? व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेट बनाने वाला बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक। ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उस ओव्यूल में इस तरीके से दो सिनर्जिड है, एक एक्सेल है, तीन एंटीपोडल्स हैं, एक सेंट्रल सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस है। ये सब चीज़ें आगे भी आएंगी। ओवरी के अंदर ओव्यूल है जिसमें 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल, और इसके अंदर दो न्यूक्लियस हैं, मतलब टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, ठीक है। तो सेंट्रल सेल इज बाई न्यूक्लिएट, सेंट्रल सेल इज बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, इस एंड को बोलते हैं चलाजर एंड। एंटीपोडल, एंटीपोडल, पोडल, पोड, पोड मतलब पैर, पोडा मतलब पैर, पैर, चला जा, अपन ने बोला, किसी ने हमसे कहा चला जा मेरी नज़रों से दूर, जैसे आपके घर वाले बोलेंगे 6 मई को, चला जा मेरी नज़रों से दूर, तो आप पैरों से जाओगे ना, कि उड़ के जाओगे, हाथों से नहीं जाओगे। ऐसे हाथ, ऐसे हाथों से चल रहे हो, इमेजिन करो हाथों से चल रहे हो, पैर ऊपर है, तो आप इंसान हो नहीं, आपके अंदर एक आत्मा का प्रवेश हो गया, ठीक है। और वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं है, वो शैतानी आत्मा है। प्रेत भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे प्रेत होते हैं जो आपसे अच्छे काम कराते हैं, और एक बुरे प्रेत होते हैं, डिपेंड करता है कि आप में कौन सी आत्मा एंटर हुई है ना। अगर आप एक लड़ाई झगड़े वाले मोहल्ले में रहते हो तो डेफिनेटली आप में जो है वो एक बुरी आत्मा प्रवेश करेगी, ठीक है, एक शैतानी आत्मा प्रवेश करेगी, ऐसा, है ना। आत्मा, प्रेत, चुड़ैल, भूत, इन सब में डिफरेंस होता है, इनकी मैं अलग से क्लास लेता हूँ, ऐसा, ठीक। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि एंटीपोडल शब्द का मतलब है ये तीन सेल्स
जो चलाजल एंड पर है। मैं आपको एंटीपोडल चलाजल एंड पे होता है, बस ये याद कराना चाहता हूँ। चलाजल एंड एंटीपोडल, चलाजल एंड एंटीपोडल, चलाजल एंड एंटीपोडल, याद हो गया? ठीक। यहाँ तक कोई तकलीफ है आपको? कोई तकलीफ नहीं है? ठीक, आगे देखते हैं। एक और चीज़ समझने वाली है, ये जो फिलामेंट का ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और फिलामेंट का ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं टर्मिनल पार्ट। जहाँ से शुरू हो रहा है वो प्रॉक्सिमल, जहाँ पे खत्म हो रहा है वो टर्मिनल। प्रॉक्सिमल मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, पढ़ा था। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है बताओ? पीसीटी, डीसीटी। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पास, नज़दीक, समीप, करीब, निकट, नियर बाय, है ना, क्लोज। और एक होता है डिस्टल, दूर, है ना, दूर, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टल पार्ट क्लियर हो गई बात। तो प्रॉक्सिमल पास है, डिस्टल दूर है। तो ये सवाल एग्जाम में क्या आया था, सुनो। एग्जाम में सवाल आया, proximal part of filament is attached to, proximal part of filament is attached to, option A to the thalamus, option B to the anther। ठीक, कई लोग ये नहीं कर पाए थे, फिर कंफ्यूजन। ऐसा देखने में क्या लगता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट लोग किसको मान लेते हैं? तो प्रॉक्सिमल मतलब पास में, जहाँ से वो शुरू हुआ है, जहाँ से शुरू है वही पास है ना। ठीक है, मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रॉक्सिमल पार्ट यही होगा ना जहाँ से मैंने शुरू किया। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ये जो लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, इसको नेक्टेरिफेरस एरिया बोलते हैं। नेक्टेरिफेरस एरिया, यहाँ पर नेक्टर बनता है। ठीक, ये समझ में आ गया पूरा? गायनोशियम, कार्पल, पिस्टल। कार्पल समझ में आ गया? एंड एंथर, देखो एंथर का एंड पकड़ लो, एंड एक अंटी होता है, अंटी फीमेल है, एंड मेल है, ऐसे याद कर लो। अंटी फीमेल तो एंड क्या है, मेल। फिर क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, बल्ब का फिलामेंट। बल्ब होता है घर में, बल्ब, बल्ब का एक फिलामेंट होता है, टंगस्टन का बना होता है, विजय सर अभी तक पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो टंगस्टन का बना होता है। तो ये टंगस्टन का क्या होता है, ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसको बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बल्ब फ्यूज हो गया तो हम उसका फिलामेंट चेक करते हैं। तो बल्ब अगर कोई घर का नहीं जल रहा है तो कौन चेक करता है, पुरुष चेक करता है कि स्त्री चेक करती है घर की? पुरुष ही चेक करता है मेनली, क्यों, क्या होता है स्त्रियों में बहुत थोड़ा सा इस तरह के फिजिकल एक्टिविटीज़ वो यूजुअली परफॉर्म नहीं करती हैं, क्योंकि भारतीय समाज में शुरू से ये सिखाया गया है कि ये काम पुरुष के हैं, ये काम औरतों के हैं। पुरुष का काम है बाहर निकलना, कमाना, शाम को घर आना, है ना। स्त्री का काम है पुरुष की देखभाल करना, उसको डब्बा लगा के देना, उसका ख्याल रखना और बच्चे पैदा करना और बच्चे पालना। ठीक है, क्योंकि ये शुरू से सिखाया गया है तो वैसी मेंटालिटी बन गई। बाकी कम तो किसी से कोई भी नहीं है, दिमाग सबके पास है। बस अंतर इतना है कि स्त्रियों का घुटनों में होता है कई बार और पुरुष का अपनी जगह होता है ना। लेकिन वो भी उसके पीछे यही जिम्मेदार है कि भाई समाज जिम्मेदार है, क्योंकि समाज ने कभी उस चीज़ को समझने का मौका ही नहीं दिया। लड़की को उतना ज़्यादा समाज से, दुनिया से फैमिलियर नहीं होने दिया, इसलिए वो फैमिलियर हुई नहीं। इसलिए लोग बोलते हैं कि दिमाग घुटने में रह गया, दिमाग घुटने में रह गया, ऐसा, है ना। तो धीरे धीरे अगर उसको शुरू से ही लड़के की तरह ही समझा जाए और बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना रखी जाए, तो वो भी लड़कों के बराबर ही रह सकती है और उसका कोई मजाक नहीं बनाएगा। फिर रोड पे गाड़ी चलाते समय इंडिकेटर कहाँ का देना है, कहाँ का नहीं देना है, कैसे रोड क्रॉस करना है, सबको लाइसेंस मिलेगा बराबर। ठीक है, तो 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 मेरा जो आपसे कहने का मतलब है वो ये है कि पुरुष यूजुअली घर का वो बल्ब का फिलामेंट चेंज करेगा। ठीक है, पुरुष क्या है, पुरुष तो जैसे कुर्सी होती है, कुर्सी पे जहाँ बैठते हैं वहाँ पे पैर रख के अगर नहीं पहुँच रहा हो बल्ब तक हाथ, तो वो क्या करता है, कुर्सी ऐसे हाथ रख के बैठने के दो लगे रहते हैं ना, ऐसे करके बैठ, टिक के बैठने का या कप रखने का वो जगह रहती है उसमें, तो वो लगा रहता है। तो कई बार पुरुष उस पर भी ऐसे पैर टिका के खड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर ऐसे में कई बार कुर्सी ऐसे बैंड हो जाती है पीछे से, उसमें एक रिस्क होता है, तो ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली पुरुष बल्ब का फिलामेंट चेक करता है। तो इससे याद आएगा कि फिलामेंट कौन चेक करता है, मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फिलामेंट।
एंथर एंड मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। याद हो गया इतना? यहाँ तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, ओके। तो मैंने आपको ये पढ़ाया डायग्राम, जिससे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। एंथर के अंदर होते हैं बहुत सारे पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट होता है, क्योंकि वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। गैमेटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जो गैमेट बनाता है। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, ठीक है। ये गैमेट, ये मेल पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करता है, और उसके बाद जो है यहाँ से पॉलन ग्रेन के अंदर बैठे हुए मेल गैमेट अंदर जाते हैं और ओव्यूल के अंदर एंटर होकर एग सेल को फ्यूज करते हैं, एग सेल को फर्टिलाइज करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आगे समझ में आएंगी फर्टिलाइजेशन नाम के कॉन्सेप्ट में। आगे हम डबल फर्टिलाइजेशन भी देखेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ज़्यादा फास्ट फास्ट तो नहीं हो रहा जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं चैप्टर को? ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन से, जैसे वेडिंग से पहले प्री वेडिंग शूट होता है, ठीक है। प्री वेडिंग शूट में क्या है, वो पोज बता देते हैं अलग, ठीक है। जैसे एक वन ऑफ दी शॉट इज, लड़का ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है, और लड़की वहाँ से झाँक रही है, लड़की बोर्ड के पीछे से झाँक रही है, लड़का उसको देख रहा है, तो वहाँ से शूट हो गया। दिस इज वन ऑफ द शॉट, ठीक है। बाकी आप अधिक जानकारी के लिए अंशुल सर संपर्क करें, क्योंकि अंशुल सर ने प्री वेडिंग कराई थी शायद, उनको सारे पोस्ट पता रहता है। मैंने कराई नहीं थी, मुझे पता नहीं है, ठीक है, ऐसा। लेकिन बहुत ज़रूरी होती है वो कराना, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि आपको बारात में और फाइनल वाले जो आपका रिसेप्शन होगा उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा। मेरे को तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में टाइम लग गया था, ऐसा। और मेरी तो शादी वैसे ही मर्जी के खिलाफ हुई है, तो कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा था अंदर से, ठीक, ऐसा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज प्री फर्टिलाइजेशन, की फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होगा। फर्टिलाइजेशन से पहले जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जो होगा वो क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। अब एक बात बताओ, गैमेटोजेनेसिस या गैमेट बनाने की प्रोसेस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है या पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है? गैमेट बनाने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन से पहले होती है ना, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है। गैमेट बनाने के बाद आप फर्टिलाइजेशन करते हो, फर्टिलाइजेशन के बाद आप क्या करते हो? इम्प्लांटेशन करते हो, जाइगोट को बनाते हो, तो वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे? पोस्ट बोलेंगे। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। बोर्ड से पहले प्री बोर्ड, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जब आप इसको थोड़ा सा देखोगे। तो चलो, काम की चीज़ देख रहे हैं, यहाँ से भी एक सवाल एग्जाम में आ सकता है, और अभी एक सवाल मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। स्टेमेन की बात होने वाली है। स्टेमेन मतलब मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, एमआरपी की बात हो रही है यहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन, हम लोग सभी बातें जो कर रहे हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेमेन है जिसके अंदर आप बात करते हो एक फिलामेंट की और एंथर की। फिगर 1.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called filament, देखो ये हो गया आपका फिलामेंट, एंड टर्मिनल बायलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। ये बायलोब्ड स्ट्रक्चर एंथर हो गया, एक लोब दूसरा लोब, ठीक। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, ठीक। प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, ये चीज़ काम की, अभी बताया था। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट कहाँ अटैच होता है? थैलेमस में। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच होता है? थैलेमस से या फिर पेटल से, ठीक है। पेटल मतलब पंखुड़ी, पंखुड़ी तो मैंने आपको बताई नहीं, पंखुड़ी देख लो एक, ये देखो, कौन से रंग की पंखुड़ी बनाए? पिंक बनाते हैं। पिंक यहाँ से कैसा पिंक? ये वाला लाइट पिंक। लाइट पिंक सही रहता है ना, कि रेड ही चाहिए? लाइट पिंक बना देते हैं। ये देखो, ये थैलेमस के पार्ट से ये पंखुड़ियाँ निकल रही हैं, समझ गए बात को? तो ये जो पंखुड़ियाँ हैं इनको बोलते हैं पेटल्स,
और एक और चीज़ समझना है हमें, जब हम एक फ्लावर को देखते हैं ऊपर से तो हमें उसमें 4 वर्ल्ड्स नज़र आते हैं। सबसे बाहरी वर्ल्ड, फिर उसके अंदर का वर्ल्ड, फिर उसके अंदर का वर्ल्ड, फिर सबसे अंदर का वर्ल्ड। सबसे बाहरी वर्ल्ड को बोलते हैं कैलिक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम, देन सबसे अंदर गाइनोशियम। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कल को और ज्ञान देंगे, ऐसे याद कर सकते हो। कल को और ज्ञान देंगे, जैसे आज तुम्हें किसी रिश्तेदार ने ज्ञान दे दिया, बेटा ऐसा कर लो, बेटा वैसा कर लो, है ना। ठीक है, तो आपने अपने घर वालों से बोल दिया, अरे यार उन लोगों को, उनको मत बुलाया करो, बेफालतू में ज्ञान देते हैं हमें, है ना। ठीक है, तो कल को भी वो और ज्ञान ही देंगे ना, कल को और ज्ञान देंगे, तो ऐसे भी याद हो सकता है, वैसे भी याद हो जाएगा। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, याद हो गया। गाइनोशियम इज द इनर मोस्ट वर्ल्ड, कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल्ड। अगर बोल दिया सीक्वेंस में जमाओ सारे वर्ड को, तो कैसे याद करोगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कल को और ज्ञान देंगे। ठीक, कैलिक्स जो होता है ये सेपल्स का कलेक्शन होता है। सेपल्स ये ग्रीन कलर के छोटे छोटे घुमावदार स्ट्रक्चर होते हैं जो इस तरीके से एक कली को प्रोटेक्ट करते हैं जब वो बड वाली स्टेज पे होती है। तो जब एक कली कली वाली अवस्था में ही है, खिली नहीं, कच्ची कली। ठीक, तो जो कच्ची कली होती है उस दौरान जब एक फ्लावर बड वाले फॉर्म में है, कली के रूप में है, तो कली के रूप में फ्लावर को प्रोटेक्शन किससे मिल रहा है, इस सेपल से मिल रहा है। सेपल्स का कलेक्शन क्या कहलाता है, कैलिक्स। ठीक है, फिर आती हैं पेटल्स, पंखुड़ी, जिसको बोलते हैं कोरोला। कोरोला इज ए कलेक्शन ऑफ पेटल्स। पेटल्स को मिला लोगे, मतलब पेटल्स, पंखुड़ियों को ऐसे घुमावदार आप जब देखोगे ना, पेटल्स के अरेंजमेंट को जब हम देखेंगे पूरा, तो हम उसे क्या बोलेंगे, कोरोला। पेटल्स के कलेक्शन को कोरोला। फिर उसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम अंदरूनी पार्ट होता है जिसमें आप फिलामेंट की बात करते हो, एंथर की बात करते हो, फिलामेंट की बात करते हो, एंथर की बात करते हो। ये भी ऐसा सर्कुलर पैटर्न में होता है। कभी फ्लावर को ऐसे ऊपर से देखना, घर के आसपास कहीं फूल दिखे, गेंदे का तो दिख जाता है, उसको ध्यान से देखना। कभी मंदिर जाओ, है ना, अपनी सफलता की कामना करने के लिए कि हे भगवान, बस कैसे भी करके मेरे द्वारा पढ़े गए क्वेश्चन आ जाएं एग्जाम में और मेरे 600 नंबर आ जाएं, मेरा सिलेक्शन हो जाए भगवान, मैं हर गरीब मरीज को देखूंगा, मैं दीन दुखियों की सहायता करूंगा, है ना, मैं सबकी एमआर जो दवाइयाँ देके जाएगा मैं उसको ब्लैक में नहीं बेचूंगा, गरीब में बांट दूंगा जाके। ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसा ऐसा बोल के आ जाओगे, तो हो सकता है भगवान को दया आ जाए। ठीक है ना। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि जब आप मंदिर जाओगे तो वहाँ पे आपको कई जगह फूल पड़े हुए मिल जाएंगे, है ना, फूल गिरे हुए मिल जाएंगे, फूल कहीं ना कहीं दिख ही जाएंगे आपको। तो फूल उठा लो, फूल को देख लो। सबसे बाहर आपको नीचे की ओर हरे हरे सेपल्स दिखाई देंगे और उन सेपल्स के कलेक्शन क्या बोलेंगे, कैलिक्स। सेपल्स के पूरे कलेक्शन को बोलेंगे कैलिक्स। फिर आपको पंखुड़ियाँ दिखाई देंगी, पंखुड़ियों के पूरे कलेक्शन को बोलेंगे कोरोला। फिर आपको क्या दिखाई देगा, एंड्रोशियम, फिलामेंट दिखाई देंगे। और सबसे सेंटर में आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको आप गाइनोशियम बोल दोगे। ठीक है, गाइनोशियम में स्टाइल भी है, स्टिग्मा भी है और ओवरी भी है। ओवरी तो फीमेल के पास ही होती है, स्टाइल फीमेल के पास होता है ज़्यादा, है ना। लड़कियों के पास थोड़ा सा होता है ज़्यादा, लड़कों के पास जो है नॉर्मल जैसी वो घर में बात करते हैं वैसी बात करते हैं। ठीक है ना, लड़कियों का थोड़ा सा रहता है। लड़के गए रेस्टोरेंट में तो क्या बोलेंगे, भैया ऑर्डर दे दो। तो लड़कियों क्या है, भैया। ठीक है? तो लड़कियों का थोड़ा अलग रहता है। लड़कों को जैसे अब लड़कों को जैसे यहाँ से नीचे उतरना है, लड़का नॉर्मली ऐसे चल के नीचे उतरता है। ठीक है, लड़कियों को उतरना है तो लड़की थोड़ा सा सोचेगी, लड़की थोड़ा सोचेगी ऐसे ऐसे करके ओवर रिएक्ट। ठीक है, तो
ये है कहने का मतलब। लड़की की पानी पूरी थोड़ी सी तीखी हो जाए तो ऐसा रिएक्शन होता है, उसका अजीब सा रिएक्शन होता है, लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि स्टाइल फीमेल के पास ज़्यादा है, मेल के पास उतने स्टाइल नहीं है। मेल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाल रंग के जूते खरीद लेगा, ठीक है, स्प्लेंडर बाइक को वो हायाबुसा जैसा मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, ऐसे वाले बल्ब लगवा देगा उसमें। ऐसे वाले बल्ब लगते हैं आजकल लाइट में, हेडलाइट ऐसे सिंपल नहीं जलती है जैसे जलती है ना, उनकी लाइट अलग ही जलती है। उनके इंडिकेटर यूजुअली क्या होता है, लेफ्ट या राइट में मुड़ने के लिए हेल्प करते हैं, उनके इंडिकेटर हमेशा जलते रहते हैं और वो ऐसे स्पीड में निकलते हैं। ठीक है, उनकी गाड़ी, उनके इंजन में उतना दम नहीं होता जितनी दम वो निकलवा देते हैं गाड़ी की। ठीक है, तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि लड़का इतना कर सकता है, लेकिन लड़की को पास बहुत स्टाइल होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा का माँ फीमेल, गाइनोशियम वैसे याद हो गया, कार्पल भी याद हो गया, पिस्टल भी याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इफ यू वर टू कलेक्ट स्टामेन फ्रॉम ईच 10 फ्लावर। ठीक है, ये बता रहा है कि आपको क्या क्या मिलेगा देखने को। फर्स्ट पैराग्राफ में काम का क्या था, यहाँ तक काम का था, यहाँ तक पढ़ लोगे काम हो जाएगा। ठीक, फिर इसको देख लो आप। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब। एंथर जो होता है वो कैसा होता है, बायलोब होता है, दो लोब होते हैं। जैसे लिवर में कितने लोब होते हैं, दो लोब होते हैं, है ना। राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। ठीक है, ईच anther is bilobed with each lobe having 2 theca. They are dithecous. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various type of tissue and their organization in transverse section of an anther. ठीक, चलो थोड़ा समझते हैं। ये है एंथर, ये इसका फर्स्ट लोब, ये इसका सेकंड लोब। लोब मतलब होता है खंड, दो खंड है। ठीक, एक लोब में दो कंपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, दो कंपार्टमेंट होते हैं, इन कंपार्टमेंट को ही हम थीका बोलते हैं। थीका, इन कंपार्टमेंट को ही हम थीका बोलते हैं। प्रत्येक लोब में दो कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम थीका बोलते हैं। थीका, ठीक है, थीका। जैसे आपकी मम्मी ने आपके लिए चाय बनाई और चाय फीकी है, चाय में शक्कर डालना भूल गए अपने, ठीक है ना। ठीक है, तो भूल गई चाय में शक्कर डालना, तो आप क्या बोल सकते हो, मम्मी बोलो थीका, मम्मी बोलेंगे थीका, तो आप क्या बोलना, आपकी चाय में टेस्ट है फीका। ठीक है, तो ऐसे गेम बन गया, है ना। जैसे बचपन में होता था कि ये बोल ये, तो फिर वो आगे की लाइन बोलता था, है ना। जैसे खम्बा बोल खम्बा, ठीक है, और भी बहुत सारे होते थे, है ना। पेंसिल बोल पेंसिल, तेरी शादी कैंसिल। ठीक है, ऐसे वो एक वो वाला देखा होगा, आई 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 तेरी आई, तूने चाय ना पिलाई तुझ शर्म ना आई, ये वाला भी था, है ना? वो वाला भी खेला होगा आपने, ये वाला नहीं है, दाम निकालने वाला, नहीं खेला है, चलो बढ़िया, सब पता है मेरे को। ठीक है, मतलब अभी ज़्यादा गैप नहीं आया जनरेशन में, बस यही यही बातें शेयर करके थोड़ा ऐसा लगता है कि अभी वो वाला फेस है, बाकी ज़्यादा गैप नहीं आया है। नहीं, ज़्यादा गैप आ जाता है तो समझ में नहीं आते जोक एक दूसरे के। ये समझ में आ गई बात। तो ईच एंथर इज बायलोब, प्रत्येक एंथर बायलोब है, एक ये लोब है, एक ये लोब है। ठीक है, एक लोब में दो कंपार्टमेंट है जिसको थीका बोलते हैं। तो बताओ एक एंथर में कितने थीके हैं, 4 थीका है। एक एंथर में कितने लोब हैं, 2 लोब हैं। समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद bilobe nature of the anther is very distinct in transverse section of an anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia. The anther is a four-sided structure consisting of 4 microsporangia located at the corner, 2 in each lobe. ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया इस तरीके से, मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ।
माइक्रोस्पोरेंजिया, ये मैं माइक्रोस्पोरेंजिया ड्रॉ कर रहा हूँ। थीका के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक। माइक्रोस्पोरेंजिया एक प्लूरल प्लूरल टर्म है माइक्रोस्पोरेंजियम की। माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो एक सिंगुलर टर्म है और माइक्रोस्पोरेंजिया एक प्लूरल टर्म है, ठीक। एक अकेला ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, चारों को मिला के क्या बोल रहा है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ये सिंगुलर प्लूरल आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको इसके लेयर्स पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम में होता क्या क्या है। सबसे बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन सबसे अंदर टेपेटम, 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 ठीक है। टेपेटम एक ऐसी लेयर भी है जो कई एनिमल्स के कॉर्निया के ऊपर होती है, जिसकी वजह से उनकी आंखें रात में चमकती हैं, ठीक। कई बार बिल्लियों की आंखें चमकती हैं, शेर की आंखें चमकती हैं, डॉग की आंखें चमकती हैं, है ना? क्यों चमकती हैं? टेपेटम की वजह से, ठीक? लाइट पड़ती है, आंखें चमकती हैं, आपको पता चल जाता है कोई है, ठीक है। डिस्कवरी में भी रात को कैमरा रख देते हैं वो लोग। अब भाई रात में कैमरा रखने की क्या ज़रूरत है? रात को कैमरा रख देंगे, रात को शेर क्या करता है, ठीक है। तो जो है शेर की आंखें आके दिखती हैं डिस्कवरी चैनल पे। बचपन में जब आप थे तो आपको डिस्कवरी देखने का बहुत वो था, ठीक है। डिस्कवरी के बहाने आप बहुत कुछ डिस्कवर कर लेते थे डिस्कवरी चैनल पे, ठीक है। तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि मम्मी पापा को लगता था डिस्कवरी चैनल देख रहे हैं, ज्ञानवर्धक चैनल देख रहे हैं, लेकिन बच्चा क्या क्या डिस्कवर कर रहा है उनको ये नहीं पता चलता था, ठीक। बच्चा खुश हो रहा है मजे से। तो तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने बनाया है ना, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये आगे चलकर पॉलन सैक बनेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम आगे चलकर पॉलन सैक बनेगा। सबको आगे चल के कुछ ना कुछ बनना है। जैसे जैसे ओवरी आगे चलकर फ्रूट बनती है, ओव्यूल आगे चलकर सीड बनता है, ओव्यूल के ऊपर लगे हुए प्रोटेक्टिव वॉल जिनको इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं वो सीड कोट बनते हैं, सीड कोट। इसके अलावा आपने देखा कि जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो आगे चलकर पॉलन सैक बनता है, पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई? पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा देखना चाहिए आपको, ठीक है। 4 लेयर्स हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, इस माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर। सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन tapetum. Tapetum is the innermost layer which provide nourishment to the developing pollen grain. Developing pollen grain को पोषण देने का काम tapetum का होता है, समझ गए? दूसरी चीज आपसे ये पूछेगा, यहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस पूछेंगे बारीक वाले, उन बारीक वाले फंक्शंस को देखो थोड़ा सा। देखो दी आउटर 3 लेयर्स, मतलब एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, अभी टेपेटम की बात नहीं हुई, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। मतलब व्हाट इज डेहिसेंस? एंथर का फटना और पॉलन ग्रेन का बाहर निकलना। जैसे आपने अपने जन्मदिन पे एक बड़ा सा गुब्बारा लाए हो आप अपने साथ में, छोटे छोटे फुग्गे लाए हैं अपन, 20 रुपए का पैकेट जाता है, ठीक है। फिर उसका ऐसे करके चिपकाते हैं अपन खुला के। एक बड़ा फुग्गा फुग्गा भी होता है, उसको यूजुअली लोग खुला नहीं पाते, आजकल तो मशीन आने लगी, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, 50 रुपये में आ जाती है, ठीक है। या फिर होली की पिचकारी से ही भर देते हैं कई लोग हवा गुब्बारे में, है ना, उतनी इफेक्टिवली भर नहीं पाती, इससे अच्छा वो मुंह से ही भर देते हैं, ठीक है। तो कई बार इतना फूक 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 के आप थक जाते हो बैलून को कि उसकी रबर वाली हवा मुंह में चली जाती है अंदर, तो अपन उसी को इनहेल कर देते हैं। फिर केक खाते समय में भी रबर रबर का टेस्ट आता है मुंह में। सबने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को, ठीक है। तो बड़ा जो गुब्बारा है उसमें उसको फुलाने में हवा टाइट हो जाती है लोगों की, ठीक है ना। तो आपने उसको उसके अंदर टॉफ़ी भर दी, ठीक है। आपने उसके थर्माकोल की बॉल्स भर दी उसके अंदर, ठीक है। और आपने जो है स्पार्कल्स होते हैं जो चमकनी, वो भर दी उसके अंदर और उसको टांग दिया, वो अगरबत्ती से फोड़ेंगे, ठीक।
तो कई बार ऐसा भी होता है, कई बार वो फुग्गा अच्छे से फूट ही नहीं पाता, ठीक है, धीरे धीरे उसकी हवा निकलती है ना, तो उसको अच्छे से टाइट फुलाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे उसको आप अगरबत्ती से फोड़ोगे तो उसका सारा जो आइटम है वो कहाँ गिरेगा, नीचे गिरेगा। उसी प्रकार ये जो फुग्गा फोड़ा आपने, इसी को बोलते हैं डेहिसन। तो एंथर जो होता है ना, ये एंथर, ये जो फिलामेंट और ये एंथर होता है ना, ये एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन है बहुत सारा, ये एंथर भी फटता है तो अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर रह जाता है। उसी तरह ये यहाँ पे जब ये पूरा एंथर है, ये जो एंथर है, ये एंथर जब फटेगा उस प्रोसेस को बोलेंगे डेहिसेंस। और आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि डेहिसेंस में कौन सी 3 लेयर काम करती हैं, तो आपको नाम लेना है माइक्रोस्पोरेंजियम की 3 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। ये तीनों वर्क करती हैं प्रोटेक्शन देने में, और ये तीनों वर्क करती हैं डेहिसेंस में। याद हो गया, ये तीनों काम करती हैं डेहिसेंस में, ठीक है, डेहिसेंस याद हो गया, ठीक है। इसके अलावा टेपेटम का क्या काम है? टेपेटम का प्रोटेक्शन में कोई काम नहीं है, टेपेटम का काम है पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देने में, ठीक है। मैंने एक बात हमेशा सिखाई है, जिन भी सेल्स की जिम्मेदारी प्रोटेक्शन जिन भी सेल्स की जिम्मेदारी नरिशमेंट देना हो, जिन भी सेल्स की जिम्मेदारी पोषण देना हो, उनमें हमेशा प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है। डेंस का मतलब घना, ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है उनके पास, ज़्यादा साइटोप्लाज्म होता है उनके पास, ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं उनके पास। जो सेल्स तेज़ी से डिवाइड करने वाले हों, जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हों, या जो सेल्स किसी दूसरे सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करते हों, उन सेल्स में हमेशा क्या ज़्यादा होता है? प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? उन सेल्स में प्रोटोप्लाज्म हमेशा ज़्यादा होता है। क्लियर होगी कहानी? ठीक। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporonous tissue occupy the center of each microsporangium. जब एंथर यंग रहेगा आपकी तरह, तो और अंशु सर की तरह, तो क्या रहेगा? एक होमोजीनस सेल्स का अरेंजमेंट रहेगा जिसको स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यू, नाम को समझो, व्हाट इज स्पोरोजिनस? स्पोर जनरेटिंग टिश्यू, स्पोर जनरेटिंग टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोर जनरेटिंग टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन से स्पोर जनरेट करेगा ये? माइक्रोस्पोर जनरेट करेगा ये, माइक्रोस्पोर जनरेट करेगा ये। क्या जनरेट करेगा? माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने वाले टिश्यू क्या बोलेंगे? स्पोरोजिनस टिश्यू। समझ में आई बात कि नहीं आई? आगे चलिए, इसके बाद कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? क्या आप बता सकते हैं टेपेटम के जो सेल्स हैं वो बाइन्यूक्लिएट कैसे हो गए? कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सेल को डिवाइड नहीं कर रहे हो, ठीक है। घर के अंदर एक काम करने के लिए एक से ज़्यादा चीज़ें जिस दिन ज़्यादा दिखाई दें, समझ जाना वो घर अंदर से बट चुका है। बस वो बात बाहर नहीं आ रही है कि बहुओं ने अपने मायके से आए हुए गैस चूल्हे अलग कर लिए, अपना सिलेंडर अलग अलग ले रही हैं दोनों, है ना। जो शाम को दूध वाला भैया 1 लीटर दूध दे के जाता था, अब वो आधे आधे लीटर में बच चुका है। अब वो छोटी बहू और बड़ी बहू के नाम से दूध देता है वहाँ पे जाके। समझ रहे बात को? दिस इज अंदर अंदर का बंटवारा, है ना। दिस इज कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गई बात? तो यूजुअली क्या होता है? केएफसी होता है, लेकिन कई बार केएफसी नहीं हो पाता, तो कई बार केएफसी नहीं हो पाता हो तो अंदर ही अंदर न्यूक्लियस का नंबर बढ़ता जाता है ना। चलो, अब बढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजिनस टिश्यू की पोजीशन क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम का सेंटर, यहाँ पे होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। ये वो बात है, मैंने एक इमेजिनरी डायग्राम बनाया, जैसे जैसे उसने बोला है लिखित में वैसा वैसा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी। सबसे बाहर एपिडर्मिस है यहाँ, फिर एंडोथीशियम है, फिर मिडिल लेयर है, फिर टेपेटम है। उनके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक। ये मैंने बनाता तो बहुत हौच पौच हो जाता है, इसलिए मैंने नहीं बनाया, एक बना देता हूँ इस तरीके से। ये क्या है? ये सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, अंदर टेपेटम, सबसे सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू, मतलब स्पोर जनरेटिंग टिश्यू। और स्पोर जनरेटिंग टिश्यू हमेशा डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होता है, ठीक है।
क्या बोल रहा है ये? एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे? मियोसिस करेंगे और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे। कैसे? ऐसे। स्पोरोजिनस टिश्यू के रूप में आपने एक सेल को देखा, यानी एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को देखा। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जब पहला मियोसिस करेगा तो माइक्रोस्पोर डायड बनाएगा। जब ये दूसरा मियोसिस करेगा तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। चार के समूह को हम बोलते हैं टेट्राड। जैसे टेट्रापैक, टेट्रापैक हम फ्रूटी जो पीते हैं 10 रुपये वाली, हम एपीफिल जो पीते हैं 10 रुपये वाली, हम स्लाइस जो पीते हैं 10 रुपये वाली, वो एक कागज़ के कंटेनर में आता है। हमें ऐसा लगता है कागज़ का कंटेनर है, लेकिन उसके अंदर एक फॉइल होती है, उसके अंदर प्लास्टिक भी होता है ना? उसको बोलते हैं टेट्रापैक। दूध के पैकेट भी आते हैं, हमारे यहाँ क्या है, थैली में आता है दूध। उसको आप गर्मी के मौसम में आधा घंटा बाहर रख लो, ठीक है। कई लोग गर्मी के मौसम में उसको ऐसे हाथ में रख के जाते हैं तो ठंडक का एहसास होता है, लेकिन घर आते आते वो गर्म हो जाता है और उसके फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। आप दूध फट जाएगा, 32 रुपये का नुकसान हो जाएगा। लाल वाली 32 की आती है पार्लर पे और 33 की आती है किराने की दुकान पे। तो जो है उसका थोड़ा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और 56 रुपये का 1 लीटर आता है जिसमें चाय लिखा रहता है ना? तो कहने का जो मतलब है वो ये है कि अगर 32 रुपये के नुकसान से आपको बचना है तो आप थैली को ठंडा ही खरीदें। ठंडी के मौसम में फटने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि फटने वाला दूध, तो तुरंत 2 चुटकी बेकिंग सोडा डाल दो आप उसमें, तो दूध आप फटने से बचा लोगे। घरेलू नुस्खा दे दिया मैंने आपको, ठीक है। दूध फटने से कैसे बचाएं? ठीक, ऐसे बचाएं। तो this is sporogenous tissue which is diploid in nature. It undergo meiosis 1 and meiosis 2 to form microspore tetrad. Microspore tetrad are haploid cells. माइक्रोस्पोर टेट्राड ही है जो आगे चलकर पॉलन ग्रेन का रूप लेगा। ये माइक्रोस्पोर ही है जो आगे चलकर पॉलन ग्रेन का रूप लेगा, ठीक है। चलो, टेट्राड की प्लॉइडी बताओ, क्या रहेगी प्लॉइडी? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड? हैप्लॉइड रहेगा। मियोसिस के बाद जो भी बनता है वो हमेशा हैप्लॉइड बनता है, एक गुणित बनता है, ठीक। ये क्या बना दिया देखो, क्या है ये? एमीबा है ना, एमीबा। 11वीं के बच्चों के लिए एमीबा है ये। क्या है ये है एक यंग एंथर का ट्रांसफर सेक्शन, जिसमें आपको माइक्रोस्पोरेंजियम दिखाई दे रहा है 4 लेयर्स के साथ, ठीक है। ये एक हिस्सा बताया है, ये बायलोब्ड एंथर के प्रत्येक थीका का स्ट्रक्चर है। एक थीका के अंदर झांकेंगे तो ऐसा दिखाई देगा माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। ये चीज़ क्या है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, देन मिडिल लेयर, देन टेपेटम, ठीक है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ठीक है। मिडिल लेयर कहाँ है? बनाई नहीं उन्होंने, ठीक है। टेपेटम ये है, और टेपेटम के अंदर यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, ये सॉरी मैंने गलत बताया, ये पूरे एंथर का क्रॉस सेक्शन है। ये पूरे एंथर का क्रॉस सेक्शन है, देखो। एक लोब, दूसरा लोब, एक लोब में 2 थीका, दूसरे लोब में 2 थीका। तो एंथर इज टेट्राथीकस, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक। वो लेयर्स बताएंगे, देखो। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। इस हिस्से को बाहर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं उन्हें बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स हैं उनको क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में क्या चीज़ देखनी होती है आपको? माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है, कोई पूछेगा तो बता देंगे अपन, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड थे, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही गिने जाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल पहला मियोसिस करेंगे
तो माइक्रोस्पोर डायड बनाएंगे, माइक्रोस्पोर डायड। मियोसिस 2 करेंगे तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएंगे, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है यही आगे चलकर मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन का रूप ले लेगा, और यही पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। यही पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट कहलाएगा जो हैप्लॉइड है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? ये यहीं पे, ये इतना ही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन आप बनाओगे वो लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, ठीक है। चलो पॉलन ग्रेन देखते हैं फटाफट। वो बोल रहा है कि अगर आप किसी प्लांट के जैसे हिबिस्कस को छू लो तो आपके बहुत सारे हाथ में पॉलन ग्रेन लग जाएंगे, ठीक है। फिर आगे पॉलन ग्रेन माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है? देखो ये तो अपना चॉकलेट केक लग रहा है जिस पर कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये पता नहीं क्या है, ये वो लग रहा है ड्रैगन फ्रूट जैसे, ठीक है। ये देखो ये कॉफ़ी बीन है ना, ये क्या है, हरा हरा पत्थर है ये तो, ये थोड़ा सा वो लग रहा है लाल रंग का धतूरा, ठीक है, स्ट्रॉबेरी जैसे। तो ये सब पॉलन ग्रेन है, ये सब पॉलन ग्रेन है, ठीक है, माइक्रोस्कोप में। अब पॉलन ग्रेन को समझना है हमें, यहाँ से सवाल आता है एग्जाम में, ठीक। पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं क्योंकि वो गैमेट बनाता है। गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, गैमेट प्रोड्यूसिंग बॉडी इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, गैमेट बनाने वाली बॉडी को बोलते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। और पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोलते हैं पैलियोनोलॉजी, पैलियोनोलॉजी, PAL पल, YO NOLOGY, पैलियोनोलॉजी, PALY पैली, फिर है NOLOGY पैलियोनोलॉजी, ठीक है। इसे पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट के रूप में भी लिया जाता है, कई लोग इसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एथलीट्स के द्वारा, स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा ये टैबलेट और सिरप के रूप में लिया जाता है, ठीक। कई पॉलन ग्रेन एलर्जी का कारण भी बनते हैं, ठीक है, एलर्जी का कारण भी बनते हैं। जिनको सीजनल एलर्जी होती है, एजमा होता है जिसको हम अस्थमा बोलते हैं सामान्य भाषा में, उसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कई लोग एजमा बोलते हैं, ठीक है। तो एलर्जी का कारण बनता है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉलन ग्रेन की, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक एक्साइन नाम की आउटर मेम्ब्रेन होती है और इंटाइन नाम की इनर मेम्ब्रेन होती है। इंटाइन में होता है सेलुलोज और पैक्टिन, एक्साइन में होता है स्पोरोपोलिन। क्या होता है? स्पोरोपोलिन। यही सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है। जर्म पोर नाम का एक छेद होता है जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है। इसी जर्म पोर से पॉलन ग्रेन बाहर, सॉरी, पॉलन ट्यूब बाहर आता है, ठीक है। इसी जर्म पोर से पॉलन ट्यूब बाहर आता है, ठीक। और जो न्यूक्लियस है वो आगे चलकर कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करेगा। इसको मैं समझा देता हूँ बनाकर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक पॉलन ग्रेन की, तो इसमें मुझे बाहर की ओर एक लेयर मिलेगा जो एक जगह एब्सेंट रहेगा। इस लेयर को मैं कहूँगा एक्साइन, ठीक। और अंदरूनी लेयर को मैं कहूँगा एंटाइन। एक्साइन के अंदर जो केमिकल मौजूद है उसे कहते हैं स्पोरोपोलिन। इसी स्पोरोपोलिन की मौजूदगी की वजह से हमारा पॉलन ग्रेन हार्श एसिड, हार्श एल्कली को रिसीव करके भी अपने आप को बचा लेता है। कोई भी एसिड, कोई भी अल्कली, हाई टेम्परेचर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। फिर आता है इंटाइन। इंटाइन जो होता है ये बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का, सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके अलावा
अगर बात की जाए स्पोरोजिनस टिश्यू की या स्पोरोजिनस सेल की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये आगे चलकर जो है पॉलन ग्रेन बनाने में हेल्प करेंगे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कि स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस सेल्स आगे चलकर क्या बना कर देते हैं, पॉलन ग्रेन बना के देते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पॉलन ग्रेन को आप माइक्रोस्पोर का नाम दे सकते हो कि नहीं दे सकते? दे सकते हो, ठीक। इसके अलावा पॉलन ग्रेन की वो जगह जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं मौजूद है, उस जगह को क्या बोलते हैं? तो आप जवाब दोगे जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर। ये जर्म पोर ही वो स्थान है जहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर आएगा और इस पॉलन ट्यूब के जरिए मेल गैमेट बाहर आएगा, ठीक। जर्म पोर वो रास्ता है जहाँ से पॉलन ग्रेन, जो कि एक मेल गैमेटोफाइट है, जो मेल गैमेट बना रहा है, वो मेल गैमेट बाहर आएगा। इस कमरे में बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो ये हो गया आपका जर्म पोर थ्रू विच मेल गैमेट कैन एग्जिट। मेल गैमेट को बाहर निकलने में कौन हेल्प करेगा? जर्म पोर हेल्प करेगा। बात समझ में आई? ठीक है, जर्म पोर हेल्प करेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सेल वॉल, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो कैरियोकाइनेसिस करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस नहीं करेगा तो क्या करेगा? न्यूक्लियस करेगा कैरियोकाइनेसिस, और इस कैरियोकाइनेसिस की वजह से न्यूक्लियस दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना चाहिए? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, लेकिन ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, लेकिन यहाँ जो साइटोकाइनेसिस हुआ है वो कैसा हुआ है? अनइक्वल हुआ है, अनइक्वल हुआ है, सही से नहीं हुआ। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस की वजह से क्या होगा? एक जगह साइटोप्लाज्म ज़्यादा पहुंचाएगा और एक जगह साइटोप्लाज्म कम आएगा। जिस पार्ट में साइटोप्लाज्म ज़्यादा गया उस पार्ट को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, और जिस पार्ट में साइटोप्लाज्म कम गया उसे कहेंगे जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं और जनरेटिव सेल को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि जनरेटिव सेल मेल गैमेट बनाएगा और वेजिटेटिव सेल कोई गैमेट नहीं बनाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक है। अच्छा, एक समय के बाद जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, वो लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का दिखेगा, ठीक है, और जनरेटिव सेल से ही दो मेल गैमेट तैयार होंगे, ठीक है, दो मेल गैमेट तैयार होंगे। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आप चाहो तो एक डिफरेंस लिख सकते हो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बीच में। एक डिफरेंस लिखो, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। Difference between vegetative cell and generative cell.
वेजिटेटिव सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा रहेगा, जनरेटिव सेल में साइटोप्लाज्म कम रहेगा क्योंकि वो छोटा है। ठीक है, दो भाई हैं, एक को माता पिता ने ज़्यादा संपत्ति दी, एक को कम दी, है ना। जैसे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। मुकेश अंबानी को दुनिया जानती है। मुकेश अंबानी की वाइफ 500 करोड़ 400 करोड़ का तो डायमंड नेकलेस ही गिफ्ट करती है अपनी बहू को। उतने तो अपन 10 जन्म लेने तो भी नहीं कमा पाए। समझ रहे हो बात को, है ना। अपन तो 1 करोड़ के लिए भी करोड़पति जीतने जाएंगे, वो भी नहीं जीत के ला पाएंगे, है ना। कौन बने करोड़पति भी नहीं जीत पाएंगे अपन तो कहने का जो मतलब, हाँ 10-20 हज़ार वहाँ अपन जब कौन बने करोड़पति देखते हैं, ठीक है, तो 10-15-20 हज़ार तक अपने आंसर भी सही निकलते हैं। अपन को लगता है वायर हम भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, ऐसा। लेकिन 50 हज़ार के बाद पता नहीं कैसे कैसे सवाल आते हैं, ठीक है। तो वेटेड सेल, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म कम है, वेटेड सेल में ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद वेटेड में आगे देखोगे आप ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म, जनरेटिव में देखोगे डेंस साइटोप्लाज्म। वेटेड में क्या लिखा आपने, ट्रांसपेरेंट, और वहाँ पे लिखा डेंस, ठीक है, क्योंकि उसे आगे चलकर नए गैमिट बनाने वाले सेल, गैमिट बनाने हैं, इसलिए वहाँ पे क्या रहेगा, थोड़ा सा डेंस रहेगा, ठीक है। वेजिटेटिव में अगला पॉइंट आएगा कंटेन ए डोरमेंट न्यूक्लियस, कंटेन ए डोरमेंट न्यूक्लियस, कंटेन ए डोरमेंट न्यूक्लियस, डोरमेंट न्यूक्लियस, और वहाँ कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग न्यूक्लियस। जनरेटिव में आपने लिखना है कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग न्यूक्लियस, एक्टिवली डिवाइडिंग न्यूक्लियस, ठीक है। वेजिटेटिव में आगे देखेंगे लार्ज न्यूक्लियस, जनरेटिव में देखेंगे स्मॉल न्यूक्लियस। वेजिटेटिव में लिखेंगे प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, जनरेटिव में लिखेंगे प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट। वेजिटेटिव में प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब, जनरेटिव में प्रोड्यूस 2 मेल गैमेट, ठीक है। इतना आपको पॉलन ग्रेन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पॉलन ग्रेन का निर्माण, पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। पॉलन ग्रेन के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जिसको कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। सभी न्यूक्लियस के डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, जो फॉलो किया जाता है साइटोकाइनेसिस द्वारा। आपने न्यूक्लियस डिवाइड कर दिया, अब आप साइटोप्लाज्म को डिवाइड करोगे, तो साइटोप्लाज्म को डिवाइड करोगे तो दिस प्रोसेस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे अनइक्वल है कि न्यूक्लियस यहाँ पे अनइक्वल है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे इक्वल है, कैरियोकाइनेसिस तो बराबर हुआ, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे अनइक्वल है, तो यही ऊपर नीचे करके पूछेगा, है ना। वो लिख के दे देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पॉलन ग्रेन। ऑप्शन ए कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ऑप्शन बी कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है। मैंने शायद दोनों एक जैसी बोल दी। अगला ये बोलेगा ओनली कैरियोकाइनेसिस ऑकर, ऑप्शन सी ओनली साइटोकाइनेसिस ऑकर, ऑप्शन डी कैरियोकाइनेसिस ऑकर, साइटोकाइनेसिस ऑकर बट unequal division of cytoplasm take place, ठीक है। साइटोकाइनेसिस विथ unequal division of cytoplasm, साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस यस, बट इट डिवाइड अनइक्वली। ये लाइन आप याद रखेंगे, तभी तो एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। बड़े सेल को वी फॉर बड़ा, वी फॉर वेजिटेटिव, छोटा वाला जनरेटिव। जनरेटिव को जनरेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो जनरेट कर रहा है 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट जनरेट कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जनरेट नहीं करता। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट आगे काम आएंगे, ठीक है। तो बताओ इसे मेल गैमेट जनरेट करना है तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म डेंस होना चाहिए या लाइट होना चाहिए, डेंस होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से।